अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में जेनिटो यूरिनरी सिस्टम को, राइट। और इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज़ द जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। फिर डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ा, एल्डोस्टेरॉन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। फिर इसकी क्लासिफिकेशन को देखा था कि इसकी क्लास मीन इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं। और हम लोगों ने इसको याद करने के बाद थायराइड डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स में लाइक थायराइड डायूरेटिक्स में क्लोरोथायराइड और लूप डायूरेटिक्स में हम लोगों ने ब्यूमेटानाइड को ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे काम करती है, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल पे काम करती है। और लास्ट में हम लोग ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देखेंगे जो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पर काम करेगी। और यहाँ पर फिर हम लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट ड्रग which is potassium sparing diuretics, that is spironolactone। एक्चुअली आप लोगों ने करना क्या है कि हर ड्रग को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा आप लोग इस डायग्राम को, जो आप लोग आई होप्स हो कि अपने पेपर पे बना चुके होंगे या अपने नोट्स पे, इस डायग्राम को आप लोग गौर से देख लोगे, ठीक है, और इसको समझ लोगे। और फिर अपनी जो भी जिस साइट पर आपकी ड्रग काम कर रही है उस जगह पर आप अपनी ड्रग का नाम लिख दोगे, राइट। जैसे हम लोगों ने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल किस जगह पर हमने लिखा था कि यहाँ पर हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है वीक डायूरेटिक एक्शन दिखाती है, या फिर हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पर हमारी लूप डायूरेटिक काम करती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के पास हमारे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स काम करती हैं। तो इस चीज को बनाकर आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, राइट। नाउ स्टार्ट आवर फर्स्ट ड्रग दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन, जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। ठीक हो गया। इसके बारे में अगर हम लोग लिख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन में कि ये क्या है, द एक्ट ऑन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में काम करती है और इनहिबिट कर देती है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को और पोटाशियम एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीट होने से मीन ये इनहिबिट कर देगी कि पोटाशियम जो है वो एक्सक्रीट ना हो और सोडियम जो है बॉडी के अंदर ना रहे। ठीक हो गया। अब अगर हम लोगों ने ये चीज़ एक लाइन लिख ली है ना, तो हम लोग इससे अपना फार्माकोडायनामिक्स भी लिख सकते हैं, मतलब फार्माकोडायनामिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिख सकते हैं, उसके डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, थेरापेटिक एक्शन भी मीन यूजेस भी जो हैं वो भी लिख सकते हैं। कैसे कि आप लोग कहते हो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में काम कर रही है, ठीक है। दूसरा इनहिबिट कर रही है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को, तो हमें पता है हम लोग सोडियम रिटेंशन को कब इनहिबिट कर रहे होते हैं, जब हम लोग हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब इंसान जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज होता है तो उसका हम लोग कहते हैं कि सोडियम बॉडी में ना रहे और सोडियम इंटेक कम करे, ताकि सोडियम जो है वो बॉडी में नहीं रहेगी तो हाइपरटेंशन नहीं होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। दूसरा पोटाशियम एक्सक्रीशन से ये इनहिबिट कर रहा है, यानी कि पोटाशियम जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जाए, यानी कि अगर तो हाइपोकैलिमिया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि बॉडी से कैल्शियम जो पोटाशियम है वो बाहर नहीं जाए, पोटाशियम जो है वो बॉडी के अंदर रहे। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इट इज यूज्ड इन द हाइपोकैलिमिया ट्रीटमेंट, या फिर इन हाइपरटेंशन, या फिर इसके थोड़े बहुत और हम लोग यूजेस आगे चल के देखते हैं। अच्छा, पहले हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स लिख लेते हैं दैट इट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड ओरली। इसको आप लोग ओरली लेते हो और ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब थ्रू ओरली। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप लोग बात करते हो कि ये जो प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाती है, बहुत अच्छे से बाउंड हो जाती है, ठीक हो गया। और इसके बाद आप लोग कहते हो मेटाबोलाइज इन द लिवर, और लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गई, यानी कि इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक है बहुत ही सिंपल सी है, ओरली एब्जॉर्ब हुई, प्रोटीन के साथ बहुत अच्छे से बाउंड हो जाती है। और हम लोगों के माइंड में है ये बात कि जो चीज़ मीन्स जो ड्रग हमारी बाउंडेड होती है वो हमारे लिए इनएक्टिव है, इन मतलब कि फार्माकोलॉजिकली इनर्ट है वो। ठीक हो गया। आप कह सकते हो कि ना वो अनएक्टिव हो गई या इनएक्टिव हो गई। मेटाबोलाइज इन द लिवर और एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, क्योंकि ये हम लोग ओरली ले रहे हैं, किडनी से पास होकर जाएगी तो यूरिन से ये एक्सक्रीट आउट हो गए। फार्माकोडायनामिक्स की तरफ आ जाते हैं। तो फार्माकोडायनामिक्स से पहले हम लोगों ने ये एज यूजुअल जो हम लोग जद्दी पुश्ती अपनी एक डायग्राम बनाते आ रहे हैं जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में, उस चीज़ को बना लोगे कि एक तरफ ल्यूमेन दिखा दिया, यानी कि जहाँ से जो चीज़ ल्यूमेन में रहेगी वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और जो सेल के इस तरफ है वो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में आ जाएगी। जो चीज़ सेल से इस साइड पर आएगी, सेल की बाउंड्री से इधर आई तो ब्लड में, और सेल से उधर गई तो वो यूरिन में।
तो आप लोग क्या कहोगे, ये चीज बना ली, ठीक है, ये इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर की जगह है ये। और हम लोगों ने क्या करना है, ये जो सेल है उसको मैंने लंबाई के रूप में बना दिया, ठीक है, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। अब तक हम लोगों ने यही देखे कि हमारे जो सेल्स हैं वो गोल गोल होते हैं, यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए इस चीज को ऐसे बना दिया गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, स्पाइरोनोलेक्टोन causes increased amounts of sodium and water to be excreted। ये करता क्या है कि सोडियम और वाटर की ज्यादा से ज्यादा मिकदार यानी कि मिकदार बढ़ा देता है कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, बॉडी से बाहर चली जाए। वाइल पोटाशियम इज रिटेन्ड, जबकि पोटाशियम जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन हो जाए, रह जाए। ठीक हो गया। अब स्पाइरोनोलेक्टोन एक्ट्स बोथ एज अ डायूरेटिक, डायूरेटिक के तौर पे भी काम करिए और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पे भी काम करिए बाय दिस मैकेनिज्म। अब यहाँ तक आप लोग लिख लेते हो, मतलब कि ये चीज आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक हो गया। लेकिन अगर थोड़ी सारी और अगर आप इस चीज को समझ लो तो बेटर है। होता क्या है एक्चुअली कि आप लोगों को मालूम है कि आपके इस सेल के दीवारों पर जो है वो पंप्स भी लगे हुए हैं, यानी कि को ट्रांसपोर्ट पंप्स, एक चीज अंदर आ रही है तो एक चीज बाहर जा रही है, ठीक हो गया। और इसी तरह से आयन चैनल्स भी लगे हुए हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जो ल्यूमेन की तरफ एक चैनल लगा हुआ है, सोडियम आयन चैनल, जिस चैनल से सोडियम आयन अंदर आ जाता है रीअब्जॉर्प्शन के वक्त, ठीक है। अब ये जो चैनल्स हैं, ये जो दरवाजे बने हुए हैं जिससे सोडियम आयन अंदर आ रहा है, ठीक है, इन दरवाजों को भी अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई बना रहा है, ठीक है। इनको बनाने वाला जो प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है आपका एल्डोस्टेरॉन। हम लोगों ने पढ़ा था कि आपकी किडनी के अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता है हार्मोन, और ये एल्डोस्टेरॉन जाकर एड्रीनल सॉरी एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर के ऊपर जाकर ये फिक्स हो जाता है, बाइंड होता है, ठीक है। अब जब जब एल्डोस्टेरॉन अपने रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, ये उस प्रोटीन को पोक कर देता है, या फिर आप कहते हो उस प्रोटीन को जगाता है कि जाके सोडियम आयन के लिए दरवाजे बनाओ, ठीक है, सोडियम आयन चैनल्स बनाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन देते हैं जो कि इस एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर को जाके ये स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर स्टॉप हो जाएगा, काम नहीं करेगा, प्रोटीन को नहीं स्टिमुलेट करेगा कि दरवाजे बनाए। जब दरवाजे बनेंगे ही नहीं, चैनल्स ही नहीं बनेंगे, तो सोडियम अंदर ही नहीं आएगा। सोडियम अंदर नहीं आएगा तो यानी कि सोडियम रिटेंशन नहीं होगी, ठीक हो गया। एक्चुअली स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो ये काम करता है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ फिर अब जब सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो पोटाशियम बाहर नहीं आएगा, पोटाशियम बाहर नहीं आया तो यानी कि रिटेंशन हो गई, सिंपल, ठीक हो गया। अब थेराप्यूटिक यूजेस इसी से रेलिवेंट है। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं थेराप्यूटिक यूजेस में आ जाता है कि आप लोग कहते हो अगर हम लोग हाई डोजेस में देते हैं, मतलब कि हाई डोजेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर एडिमा। एडिमा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर मतलब फ्लूइड रिटेंशन अगर हो जाती है, एसोसिएटेड विद हिपैटिक सिरहोसिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब अगर हम लोग हिपैटिक सिरहोसिस की बात करें, यानी कि लिवर हिपैटिक यानी कि लिवर सिरहोसिस की बात कर रहे हैं, तो आप लोग कहते हो लिवर सिरहोसिस क्या है, ये किस लिए होता है, यानी कि अगर तो आपके लिवर के अंदर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपके वो वेन्स जो कि लिवर तक ब्लड को लेके जा रहे हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक हो गया। और इसकी वजह से क्या होता है, एब्डोमेन में स्वेलिंग भी हो जाती है, और फिर जो मीन प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया है तो वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि एडिमा हो गया, ठीक हो गया। बात को रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा हिपैटिक सिरहोसिस यानी कि लिवर सिरहोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके लिवर को प्रॉपर ब्लड, रेगुलर ब्लड जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो वेन्स जो कि लिवर को ब्लड पहुंचा रही हैं, उन वेन्स में प्रेशर, ब्लड प्रेशर पैदा हो जाता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि मतलब कि जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, और जो लेग्स और जो अमूमन जैसे जो एब्डोमेन है उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, ठीक हो गया। हम लोग कहते हैं ऐसा एडिमा जो कि है हिपैटिक सिरहोसिस से लिंक्ड, ठीक है, उसके अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की बीमारी है, ठीक है, एक किडनी डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर फेंक देती है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन यूरिया करती है, प्रोटीन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स को बाहर भेज देती है। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता किस लिए है, या फिर हम ये कहें कि नेफ्रोटिक एडिमा ये किस लिए होता है, ये कॉम्बिनेशन है
कब किस चीज़ का, कि अगर तो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम रिटेंशन हो जाए और कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक हो गया, तो उस चीज़ को आप लोग कह सकते हो कि ना उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक हो गया। दूसरा हम लोग कहते हैं कि ये किस टाइम पर इस्तेमाल होता है, आर यूज्ड इन लोअर डोजेस टू प्रिवेंट मायोकार्डियल रीमॉडलिंग, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे हम लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक होना, ठीक है, जब मतलब कि हार्ट अटैक के बाद, ठीक है, उस टाइम पर जब ये रिकवर करने लगता है तो उस टाइम पर हम लोग मतलब कि उस रिकवरी के वक्त जो है उसकी वेसल्स में, सॉरी मैं अगर ये बात कहूँ कि उसकी कि राइट, अगर मैं ये कहती हूँ कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद जो है मायोकार्डियल रिमॉडलिंग का एक फेज आता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे ज़रात जिसे आप लोग कहते हो प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होंगे, वो आपके मायोसाइट्स में, फिब्रोब्लास्ट में, मतलब मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करने लग जाती है, ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग इसको कम खुराक में देते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं एज एडिटिव ड्रग फॉर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ठीक हो गया, यानी कि हाइपरटेंशन के इलाज के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ें मुश्किल लग रही हों तो आप लोग सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट लिख लो, इसके साथ लिख लो कि आप लोग इसको हाइपोकैलीमिया में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप इतना ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लिखो, अगर समझ में आ गई है तो आप लोग इसके ऊपर वाले दोनों यूजेस भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो आप कहते हो गैस्ट्रिक अपसेट कर सकता है ये, यानी कि मैदे में गड़बड़ी पैदा कर देगा, पेप्टिक अल्सर भी कर सकता है, हाइपर कैलीमिया भी कर देता है समटाइम, मतलब कि वो हाइपोकैलीमिक कैलीमिया में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो रिटेंशन करते करते पोटाशियम के समटाइम ये हाइपर कैलीमिया कर देता है। और नोजिया और कंफ्यूजन, यानी कि उलझन, मतलब कि जहनी उलझन में पड़ जाता है इंसान, या फिर नोजिया यानी कि मतली का आना, ठीक हो गया, राइट। अब हमारी सेकंड ड्रग है एसिटाजोलामाइड, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है ये, ठीक हो गया। इसके लिए भी एज सच हम लोगों ने वही चीज़ जी बना ली है जैसे हम लोगों ने पिछले उनमें ड्रग्स में बनाते आ रहे हैं, ल्यूमेन बना दिया, ब्लड बना दिया, ये जी इंट्रासेलुलर बना दिया, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे। इंट्रासेल्यूलर मतलब कि ये सेल के अंदर की जगह है, मैंने वही चीज़ आयन चैनल बना दिया, सोडियम आयन चैनल, और एक ये को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दिया सोडियम और हाइड्रोजन का, ठीक हो गया। और यहाँ पर जैसे मैंने सीटाजोलामाइड के साथ CAI यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मेंशन करना है दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आर यूज्ड फॉर देयर अदर एक्शंस देन देयर डायूरेटिक इफेक्ट। ये अपने डायूरेटिक इफेक्ट के अलावा दूसरे कामों के लिए, मीन दूसरे एक्शंस के लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एसिटाजोलामाइड को, ठीक हो गया। अब एक्चुअली हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लोग कहते हो कि इसको एडमिनिस्टर किया जाता है ओरली, ठीक हो गया, और इंट्रावीनसली भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंजेक्टेबली भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग बात करें एब्जॉर्प्शन की तो इट इज़ वेल एब्जॉर्ब, डिटेल में नहीं जाओ कि कैसे हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, कैसा नहीं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि 90% आप लोगों की बाउंड हो जाती है टू द प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन के साथ ये बाउंड हो जाती है 90%, ज़्यादा परसेंट बाउंड हो जाते हैं तो हम लोगों को मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, फिर एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन, और यूरिन के जरिए जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या कर रहा है, ये इनहेबिट कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को, जो कि लोकेटेड इंट्रासेलुलरली, जो कि सेल के अंदर मौजूद है, इधर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और ये एंजाइम कर क्या रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के H2CO3 बनाता है, ठीक है, और H2CO3 को हाइड्रोजन प्लस HCO3 में तब्दील कर देता है, ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस वाटर को मिलाकर क्या करेगा, H2CO3 में तब्दील करता है, और H2CO3 को ये H आइंस प्लस HCO3 आयन के अंदर तब्दील कर देते हैं, ठीक हो गया। अब होगा क्या, अब इसने जो ये जो एंजाइम था इसने जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में जाता है और सोडियम आयन अंदर आ जाएगा, और हम लोगों ने सोडियम आयन को ही तो अंदर नहीं आने देना,
ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एंजाइम को रोक देंगे जो कि हाइड्रोजन आयन बना रहा है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के जरिए जो हाइड्रोजन आयन बना रहा है ना, हम लोगों ने इस हाइड्रोजन आयन को बनने नहीं देना। तो हम लोग उस एंजाइम को रोक देंगे विच इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो कि कैटालाइज कर रहा है इस रिएक्शन को। ठीक है, बाय इनहिबिटिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन इज डिक्रीज, हाइड्रोजन आयन की जो पैदावार है वो कम हो जाएगी। सोडियम आयन एक्सचेंज इज ऑल्सो डिक्रीज, और इसके नतीजे में जो सोडियम आयन अंदर आ रहा था वो भी कम हो जाएगा। थर्स डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। इन शॉर्ट ये कि हमने सोडियम को अंदर नहीं आने देना। ठीक हो गया। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं तो इट इज यूज टू रिड्यूस एलिवेट इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऑफ द ओपन एंगल ग्लोकोमा, यानी कि आप लोग ये भी कह सकते हो कि हम लोग कम कर देते हैं बढ़े हुए इंट्राओक्यूलर आंख के अंदर के प्रेशर को इन ओपन एंगल ग्लोकोमा, यानी कि ग्लोकोमा आपका जैसे हम लोग कहते हैं ना काला मोतिया। ठीक है, तो काला मोतिया में जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एक्यूट माउंटेन सिकनेस, यानी कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस में भी हम लोग एज अ हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स, यानी कि मुज़र असरात में कहते हो कि पोटाशियम डिप्लीशन हो जाता है, समटाइम पोटाशियम की कमी हो जाएगी बॉडी में, रीनल स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक हो गया, राइट। और यहाँ पर अब हमारी लास्ट ड्रग है विच इज मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक है, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास मैनिटोल आ जाती है। और मैनिटोल का काम क्या होता है, ये आखिरी ड्रग है हमारी। ठीक हो गया। आप लोग कहते हो मैनिटोल को आप लोग ओरली भी ले सकते हो, सॉरी इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड व्हेन गिवन ओरली, तो हम लोग इट शुड बी गिवन इंट्रावीनसली, हम लोग सिर्फ इंट्रावीनसली देंगे क्योंकि ये ओरली लेते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक हो गया। फार्माकोकाइनेटिक आ गया छोटा सा। फार्माकोडायनामिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हो तो आप लोग कहते हैं मैनिटोल जो है सिंपल हाइड्रोफिलिक केमिकल सब्सटेंस है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लवर है। ठीक हो गया। तो आप लोग कहते हो ये सिंपल हाइड्रोफिलिक केमिकल सब्सटेंस है दैट आर फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस रिजल्ट्स इन डायूरेसिस देन सोडियम एक्सक्रीशन। तो ये क्या करती है, ये ग्लोमेरुलस के जरिए ही फिल्टर्ड होकर और बॉडी से मीन यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और ये कैसे, इन डायूरेसिस, डायूरेसिस करती है यानी कि इंक्रीज्ड वाटर रिमूवल, वाटर की रिमूवल ज्यादा करती है एज कंपेयर टू द सोडियम एक्सक्रीशन, यानी कि शुरू में ही ये एक्सक्रीट आउट हो गई ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। ठीक हो गया। फिर आप लोग कहते हो थेरापेटिक यूजेस में इट इज यूज टू ट्रीट या मेंटेन यूरिन फ्लो, आप लोग यूरिन फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर उसके इलाज में, यानी कि आउटपुट इनपुट जब आप लोग देखते हो किडनी पेशेंट्स में तो आप लोग उधर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा ये कि इसके मुज़र असरात में आ जाता है कि डिहाइड्रेशन भी कॉज कर सकती है, यानी कि पानी को इतना ज़्यादा रिमूव कर दे कि बॉडी में पानी की कमी हो जाए। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।